हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BRJ फार्मास्यूटिक्स एंड मेडिसिन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया था, अब सेकंड लेक्चर में हमें पढ़ना है। आज पहला टॉपिक है आज का डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो यानी कि प्यूरिन जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जब डिग्रेडेशन होता है यानी ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या बनता है। उससे जैसे कि हमारा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इसका इस साइकिल के थ्रू ब्रेकडाउन होके अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो है यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड ही हमारा लास्ट प्रोडक्ट होता है ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमें पाथवे देखना है कि एक्चुअल में वो कैसे डिग्रेड हो रहा है और हमें इसे याद भी करना है। देखिए, हमें AMP और GMP यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट से यूरिक एसिड बनाना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट से हम IMP बना सकते हैं, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसमें करना क्या होगा कि AMP डी एमिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में AMP जो है IMP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब एडेनोसिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, ये एडिनोसिन है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि पहले जो 6th कार्बन पे NH2 होता है। ठीक है, यहाँ पर राइबोस अटैच्ड है 9th नाइट्रोजन पे। तो और ये आइनोसिन है। आइनोसिन में क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है 6th कार्बन पर और बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो यानी कि हमें एडिनोसिन के जो NH2 को डबल बॉन्ड O में करना है, यानी कि अमाइन ग्रुप को हटाना है। तो अमाइन ग्रुप को हटाने के लिए डी एमिनेस एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, AMP डी एमिनेस। तो AMP से IMP बन जाएगा। ठीक है, और फिर IMP आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में से फॉस्फेट निकालना है हमें। तो यहाँ पर हम लोग एंजाइम लेंगे न्यूक्लियोटाइडेस, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो न्यूक्लियोटाइडेस लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा तो हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, दैट इज आइनोसिन। अब देखो, AMP से एक तो तरीका ये है कि पहले हम AMP से IMP बनाएं, IMP से आइनोसिन बनाएं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि AMP से पहले हम फॉस्फेट निकाल के एडेनोसिन बना दें, फिर एडेनोसिन को हम आइनोसिन बना दें। ठीक है, तो AMP से एडेनोसिन बनाने के लिए यानी कि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए कौन सा एंजाइम लेंगे, न्यूक्लियोटाइडेस लेंगे। तो फॉस्फेट निकल जाएगा, हमारा बन जाएगा एडिनोसिन। अब एडिनोसिन से हम बनाएंगे आइनोसिन, सेम टू सेम वही अमाइन ग्रुप को हटाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। तो एडेनोसिन डी एमिनेस, ये डी एमिनेस एंजाइम लेंगे, एडिनोसिन डी एमिनेस, तो हमारा बन जाएगा आइनोसिन। ठीक है, अब ये बन गया हमारा आइनोसिन। अब आइनोसिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, आइनोसिन में जो लगा हुआ है राइबोस ग्रुप, यानी कि ये एक न्यूक्लियोसाइड है। अब इस न्यूक्लियोसाइड को सिर्फ नाइट्रोजनस बेस में कन्वर्ट करना है। तो आइनोसिन जो है ना, इसमें से अगर हम राइबोस ग्रुप निकाल देंगे तो ये बन जाएगा हाइपोजैंथीन। देखो, हाइपोजैंथीन और आइनोसिन एक ही चीज़ है, यानी कि हाइपोजैंथीन में अगर आप राइबोस शुगर लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा आइनोसिन। अब ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर और बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, तो आइनोसिन से हम हाइपोजैंथीन बना देंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग एंजाइम लेंगे फॉस्फोराइलेस एंजाइम लेंगे, जिससे हमारा आइनोसिन से हाइपोजैंथीन बन जाएगा। यानी कि राइबोस ग्रुप निकालने के लिए, याद रखिएगा, राइबोस ग्रुप निकालने के लिए फॉस्फोराइलेस होगा एंजाइम। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि राइबोस ग्रुप निकाल रहे हैं हम लोग तो फॉस्फेट तो निकाल नहीं रहे हैं, तो आप फॉस्फोराइलेस क्यों ले रहे हो, तो यही यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि राइबोस ग्रुप को निकालने के लिए हम लोग लेंगे फॉस्फोराइलेस एंजाइम, तो हमारा बन जाएगा आइनोसिन से हाइपोजैंथीन। ठीक है, अब यहाँ पर गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की बात करें तो वही चीज़, सेम चीज़, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे गुआनोसिन में। वो इसके लिए वही चीज़ है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करने के लिए लेंगे न्यूक्लियोटाइडेस, फॉस्फेट निकल जाएगा, बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, दैट इज गुआनोसिन। अब गुआनोसिन का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है 6 कार्बन पर और 2nd कार्बन पर NH2 होता है। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान होने चाहिए। फिर गुआनोसिन से हम लोग राइबोस निकालेंगे। राइबोस निकालने के लिए वही चीज़ फॉस्फोराइलेस लेना है हमें, गुआनोसिन फॉस्फोराइलेस, यहाँ पर आइनोसिन फॉस्फोराइलेस। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोराइलेस होगा तो यहाँ पर गुआनिन बन जाएगा, राइबोस निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास गुआनिन बन गया और हमारे पास हाइपोजैंथीन बन गया। ठीक, अब हमें बनाना है जैंथीन। अब देखिए, अब हमें हाइपोजैंथीन से जैंथीन बनाना है, हाइपोजैंथीन से जैंथीन बनाना है, तो यहाँ पर लेंगे जैंथीन ऑक्सीडेस। उसी तरह जब गुआनिन से जैंथीन बनाना है तो लेंगे गुआनेस। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस क्या है कि हाइपोजैंथीन और जैंथीन में
आपको ये, और उसके बाद जब आपका ज़ैंथीन बन जाएगा तो उसके बाद आप फिर से आप ज़ैंथीन ऑक्सीडेज लेंगे, हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा यूरिक एसिड। आपको सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर याद करने का तरीका समझिए। यूरिक एसिड होता है 2,6,8 ट्राई ऑक्सीप्यूरिन, यानी कि सबसे पहले आपने प्यूरिन रिंग बना दिया दोनों, उसके बाद दूसरे, छठे और 8वें कार्बन पर वहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए तो आपका यूरिक एसिड बन जाएगा 2,6,8 ट्राई ऑक्सीप्यूरिन। वही अगर ज़ैंथीन की बात करें तो सिर्फ 2,6 डाई ऑक्सीप्यूरिन होता है ज़ैंथीन। वही हाइपोज़ैंथीन की बात करें, यानी कि ज़ैंथीन में से एक और ऑक्सीजन हट गया तो सिर्फ 6 ऑक्सीप्यूरिन होता है हाइपोज़ैंथीन। ठीक है, तो ये आपका हमारा पूरा पाथवे है। वापस से देखते हैं, आप AMP से आपको आइनोसिन बनाना है अल्टीमेटली, तो AMP को आप देखो, एक तो आप AMP को IMP में चेंज कर सकते हो, यहाँ पर एंजाइम लोगे कौन सा, आप अमीनो ग्रुप हटा रहे हो AMP से IMP में जाने के लिए, स्ट्रक्चर याद करो, तो यहाँ पर आप AMP डी अमीनेस होगा यहाँ पर, ठीक। और IMP जब बन जाएगा तो IMP से आइनोसिन, तो वही न्यूक्लियोटाइडेज ले लोगे आप। वही अगर बात करें हम लोग AMP से एडेनोसिन के लिए, न्यूक्लियोटाइडेज, वहाँ पर फॉस्फेट निकल जाएगा, फिर एडिनोसिन से आइनोसिन, फिर आइनोसिन से हमारा हाइपोज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन से ज़ैंथीन और ज़ैंथीन से यूरिक एसिड। अल्टीमेटली आपका AMP से यूरिक एसिड फॉर्म हो गया। उसी तरह GMP के लिए देखिए, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट के लिए GMP से ग्वानोसिन, ग्वानोसिन से ग्वानिन, फिर ग्वानिन से ज़ैंथीन, ज़ैंथीन से यूरिक एसिड। ये पूरा आपको बातें अच्छे से याद होना चाहिए स्ट्रक्चर के साथ। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स क्या क्या होंगे, उनमें मेन आता है हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट। ठीक है, यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस। द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द सीरम ऑफ एडल्ट्स इज इन द रेंज ऑफ 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इन वोमेन इट इज स्लाइटली लोअर बाय अबाउट 1 मिलीग्राम देन इन मैन। तो ये याद रखने वाली बात है कि ह्यूमंस में, मेन के अंदर जो हमारा यूरिक एसिड सीरम लेवल होता है वो 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये वुमेन की बात करें तो मेंस के कंपैरिजन में 1 मिलीग्राम कम होता है वुमेन्स में। The daily excretion of uric acid is about 500 to 700 milligram. Hyperuricemia refers to an elevation in the serum uric acid concentration. This is sometimes associated with increased uric acid excretion, that is uricosúria. Okay. Gout is a metabolic disease associated with overproduction of uric acid. तो हमने बात किया हाइपरयूरिसीमिया की और गाउट की। तो गाउट जो है ये भी हमारा हाइपरयूरिसीमिया से ही एसोसिएटेड है। जब भी यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 5 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाएगा तो हमारा हाइपरयूरिसीमिया का कंडीशन बन जाएगा, और उसके वजह से एक और डिजीज कंडीशन हो सकता है, दैट इज गाउट। At the physiological pH, uric acid is found as a more soluble form as sodium urate. Okay, तो फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें, यानी कि बॉडी का जो नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का या बॉडी फ्लूइड्स का, वो 7.2 7.4 के आसपास होता है। इस पीएच पर हमारे जो यूरिक एसिड है ये एक क्रिस्टल के फॉर्म में बहुत बार मिल जाता है, दैट सोडियम यूरेट। ठीक है, ये सॉल्युबल फॉर्म होता है काफ़ी। इन सीवियर हाइपरयूरिसीमिया, अगर हाइपरयूरिसीमिया काफ़ी सीवियर है, यानी कि यूरिक एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट गेट्स डिपॉजिटेड इन द सॉफ्ट टिश्यू, particularly in the joints. Such deposits are particularly known as टोफी। तो बहुत बार जो सोडियम यूरेट का क्रिस्टल्स है वो हमारे जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, और इस क्रिस्टल्स को बोलते हैं टोफी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये टोफी जो है ये क्या है, ये सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स हैं। सोडियम यूरेट क्या है, सोडियम यूरेट हमारा यूरिक एसिड का मोर सॉल्युबल फॉर्म है जो कि हमारे बॉडी में नॉर्मली मिलता है एट फिजियोलॉजिकल पीएच। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ये टोफ़ी की बात की थी कि हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो रहा है सोडियम यूरेट का क्रिस्टल्स, ये एक्चुअल में वहाँ पर उस जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। दिस कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स रिजल्टिंग इन अ पेनफुल गाउटी अर्थराइटिस। तो ये अल्टीमेटली ये अर्थराइटिस कॉज करेगा, और उसको बोलेंगे गाउटी अर्थराइटिस, क्योंकि गाउट की वजह से हो रहा है। Sodium urate and uric acid may also precipitate in kidneys and ureters that result in renal damage and stone formation. यही देखिए, एक तो हमारा सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो है ये जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहाँ पर ये गाउटी अर्थराइटिस कॉज कर रहा है, पहला चीज़। दूसरा क्या होगा, यही जो सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं ये हमारे किडनी में और यूरेटर में जाकर अगर स्टोन का रूप ले लें, बड़ा फॉर्म ले लें, तो ये वहाँ पर डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं किडनी स्टोन। ठीक है, The prevalence of gout is about 3 per 1000 person.
mostly affecting males. Post-menopausal women, however, are susceptible as men for this disease. ओके अब गाउट की बात करें, हमने पढ़ लिया कि होता कैसे, क्या होता है. अब इसके टाइप्स की बात करते हैं. गाउट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. देखो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होगा. प्राइमरी गाउट वो मतलब गाउट होगा जिसमें जब हमारे बॉडी में मेन जो डिजीज़ है हाइपर यूरिसीमिया की वजह से जो गाउट हो रहा है वो हमारा प्राइमरी गाउट होगा. लेकिन अगर बॉडी में कोई और डिजीज़ है जैसे कि कैंसर है, ठीक है, उसके वजह से हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा हुआ यूरिक एसिड का प्रोडक्शन, तो एक साइड इफेक्ट आ रहा है दैट इज़ गाउट, वो सेकेंडरी गाउट हो जाएगा. यानी अगर मेन डिजीज़ अगर गाउट है तो प्राइमरी गाउट, अगर कोई दूसरे डिजीज़ की वजह से हमारा सिम्टम आ रहा है गाउटी तो हमारा वो सेकेंडरी गाउट हो जाएगा. प्राइमरी गाउट की बात करते हैं. इट इज़ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड. ये इनबॉर्न होता है प्रोडक्ट, ठीक है. द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी गाउट. अब हम ये जानने जा रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी गाउट है वो कहाँ, मतलब कौन कौन से हमारे एंजाइम्स हैं बॉडी में पूरे साइकिल में जिनमें अल्टर होने की वजह से हमारा प्राइमरी गाउट हो सकता है. अब जो ये हमारा ये साइकिल है, ये मतलब हमें इस चार्ट में हमें ये शो हो रहा है कि कौन से एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, किस एंजाइम की कमी की वजह से या डिफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है. जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दिख रहा है. अगर ग्लाइकोजन है हमारे बॉडी में स्टोर्ड, हमारे बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ी, ग्लाइकोजन टूटा, बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमें ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. ठीक, आप जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ते हैं या फिर ग्लूकोन्यूजेनेसिस साइकिल पढ़ते हैं उसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो वहाँ पर जो एंजाइम होता है हेक्साकाइनेज था. ठीक, वही यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है. तो अगर इस एंजाइम में कोई दिक्कत आएगा तो भी हमारा ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, एक एंजाइम ये हो गया. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट में थ्रू एचएमपी शंट. एचएमपी शंट जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, और यहाँ पर जो हमें एंजाइम चाहिए होता है वो है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, जो कि हमारा NADP का फॉर्मेशन कराता है. अब राइबोज 5 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा PRPP में, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज. ठीक, ये एंजाइम यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है PRPP का फॉर्मेशन. अब PRPP जो है वो कन्वर्ट होता है 5 राइबोसाइल अमाइन, 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन. तो इस कन्वर्जन के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए वो है PRPP ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज. ठीक, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे ग्लूटामीन अमीनो एसिड चाहिए होता है. अब 5 फॉस्फोराइल अमाइन जो है ये आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, ये आप जानते ही हैं. ये वाला साइकिल हमने न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन जो होता है प्यूरिन पैरामिडीन का न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन. तो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पर सैल्वेज पाथवे चल रहा है, हाइपोजैंथीन से IMP फॉर्म होना, तो वहाँ पे हमें एंजाइम चाहिए होता है HGPRT. अब IMP जो है वो 2 पार्ट में बन सकता है, या तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या तो ये बन जाएगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में. ठीक है, तो ग्वानिन से ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट के लिए भी हमारे HGPRT एंजाइम चाहिए होता है. ठीक है, अब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट ये कन्वर्ट होता है, मतलब जब डिग्रेडेशन होता है इन एंजाइम्स का, ख़त्म होता है, तो ये हाइपोजैंथीन में कन्वर्ट होता है. फिर हाइपोजैंथीन पे काम करता है जैंथीन ऑक्सीडेज, तो वो जैंथीन में कन्वर्ट होगा. फिर जैंथीन कन्वर्ट होगा यूरिक एसिड बाय द एंजाइम जैंथीन ऑक्सीडेज. तो जहाँ जहाँ हमने ये एंजाइम्स पढ़ा ना इस चार्ट में, बस वही एंजाइम जो है हमारा मेनली रेगुलेट कर रहे हैं. मतलब इन एंजाइम्स में कहीं दिक्कत आ जाएगी तो हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर ग्लूटामिन रिडक्टेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, PRPP सिंथेटेज, PRPP ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज, HGPRT फुल फॉर्म क्या है आइए पढ़ेंगे हम लोग, जैंथीन ऑक्सीडेज और ये. ठीक है, पहला एंजाइम जो है वो है PRPP सिंथेटेज. मतलब जो द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी गाउट. अब हम 5 एंजाइम्स मेनली पढ़ेंगे जो कि हमारा गाउट से एसोसिएटेड हैं. ठीक है, प्राइमरी गाउट से. पहला है PRPP सिंथेटेज. इसका काम क्या था, ये जो एंजाइम है ये हमारा प्यूरिन के सिंथेसिस में राइबोज 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा था PRPP में, यानी कि फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट. ठीक है,
In normal circumstances, PRPP synthetase is under feedback control of by purine nucleotides. अब हमारे बॉडी में ADP और GTP कम है कि ज़्यादा है, अगर ज़्यादा होगा तो निगेटिव फीडबैक जाएगा इस एंजाइम पे और प्रोडक्शन कम हो जाएगा प्यूरिन्स का, लेकिन अगर कम है इन न्यूक्लियोटाइड्स का तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और इनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये एंजाइम हमारा नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म के कंट्रोल में रहता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हाउएवर वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ PRPP सिंथेटेज विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू फीडबैक रेगुलेशन हैव बीन डिटेक्टेड। अब कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जो कि इसी एंजाइम की तरह मतलब सिमिलर टू दिस एंजाइम PRPP सिंथेटेज, ठीक है, और लेकिन उस कंपाउंड का कोई फीडबैक मैकेनिज्म है नहीं और इस वजह से वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिन करवा सकता है, ठीक है। तो ये पहला था। दूसरा एंजाइम है हमारा PRPP ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज। ये क्या कर रहा था, ये भी हमारा प्यूरिन के सिंथेसिस में ये हमारा PRPP को कन्वर्ट कर रहा था 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन में बाय द एंजाइम का नाम क्या था, PRPP ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज। अगर इस एंजाइम में कोई दिक्कत आएगा तो भी प्यूरिन का सिंथेसिस बढ़ सकता है। द लैक ऑफ फीडबैक कंट्रोल ऑफ दिस एंजाइम बाय प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स ऑल्सो लीड्स टू देयर एलिवेटेड सिंथेसिस। ओके, तीसरा है हमारा HGPRT डिफिशियंसी, ठीक है। दिस इज एन एंजाइम ऑफ प्यूरिन सैल्वेज पाथवे। तो ये जो एंजाइम है हमारा सैल्वेज पाथवे का है, जो कि हमारा दूसरे कंपाउंड्स यानी कि सेल के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट से यानी कि प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस से हमारा फॉर्म कर रहा था न्यूक्लियोटाइड्स। दिस इज एन एंजाइम ऑफ प्यूरिन सैल्वेज पाथवे एंड इट्स डिफेक्ट कॉजेस लेश-नायहान सिंड्रोम। दिस डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिफिशियंसी। तो सही बात है कि अगर इस एंजाइम का डिफिशियंसी हो जाएगा उसकी वजह से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है जो कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से बन रहा था तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब वहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको यूटिलाइज कर लेगा HMP शंट। HMP शंट जब यूटिलाइज करेगा तो बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोस 5 फॉस्फेट। अब राइबोस 5 फॉस्फेट जो बन गया तो ये हमारा प्यूरिन के ओवर प्रोडक्शन में काम आ जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ दिस एंजाइम। This lead to increased utilization of glucose 6 phosphate by HMP shunt, resulting in elevated levels of ribose 5 phosphate and ultimately purine overproduction. लास्ट एंजाइम की बात करते हैं, एलिवेशन ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। इसकी बात करें अगर तो हमने जब HMP शंट पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि हमारा NADPH फॉर्म हो रहा था ज़्यादा अमाउंट में। तो NADPH फॉर्म करने के लिए हमें NAD+ चाहिए, NADP+ चाहिए। तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज जो है इट जनरेट्स मोर NADP+ विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय HMP शंट। दिस कॉजेज इंक्रीज राइबोस 5 फॉस्फेट एंड PRPP सिंथेसिस। ओके, तो हमारा हमने प्राइमरी गाउट पढ़ लिया, उसमें 5 एंजाइम जो कि मेनली रेगुलेट कर रहे थे हमारा, जिसकी वजह से मेनली हमारा डिजीजेस हो रही थी हाइपरयूरेसीमिया और गाउट, वो तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं सेकेंडरी गाउट पे। जैसे कि मैंने बताया कि किसी कोई मेन डिजीज़ है उसके वजह से एक सेकेंडरी सिम्टम आ रहा है गाउट का या हाइपरयूरेसीमिया का, उसको बोलते हैं सेकेंडरी गाउट। इट ऑकर्स ड्यू टू वेरियस अदर डिजीजेस कॉजिंग इंक्रीज्ड सिंथेसिस और डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, एग्जाम्पल कैंसर एंड सोरासिस, ठीक है। कैंसर और सोरियासिस के केस में सेकेंडरी गाउट का कंडीशन देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ गाउट क्या होगा? The drug of choice for the treatment of primary gout is allopurinol. It is a structural analog of hypoxanthine that competitively inhibits the enzyme xanthine oxidase. ठीक है, अब xanthine oxidase जो है यही हमारा यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करा रहा था लास्ट के प्रोसेस में। आप जान रहे हैं xanthine oxidase, आप यूरिन के डिग्रेडेशन वाले चार्ट में देखेंगे तो xanthine oxidase जो है यही हमारा अल्टीमेटली यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करवा रहा था फ्रॉम xanthine, ठीक है। तो क्या है, एलोपुरिनॉल जो है ये हमारा हाइपोजैंथीन का स्ट्रक्चरल एनालॉग है, ठीक है। तो जिसके वजह से हमारा ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देगा इन द एंजाइम xanthine oxidase. Inhibition of xanthine oxidase by allopurinol leads to the accumulation of hypoxanthine and xanthine. These two compounds are more soluble than uric acid, hence easily secreted. अब xanthine oxidase प्रोड्यूस होगा नहीं तो हमारा xanthine और hypoxanthine हमारे यूरिक एसिड में कन्वर्ट होंगे नहीं, और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होंगे नहीं, और इनफैक्ट जो hypoxanthine और xanthine है ये मोर soluble है, इस वजह से ईजिली एक्सीड आउट हो जाते हैं बॉडी से।
Beside the drug therapy, restriction in dietary intake of purines and alcohols is advised. The anti-inflammatory drug colchicine is used for the treatment of gouty arthritis. So colchicine जो ड्रग है हमारा, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, तो ये भी हमारा गाउटी अर्थराइटिस के केसेस में पेशेंट को दिया जाता है. और साथ ही साथ पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है आप प्यूरिन्स और अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड्स या फूड प्रोडक्ट्स ना लें. अब हम लोग बात करते हैं सूडो गाउट की. नाम में जैसे समझ में आ रहा है सूडो यानी फॉल्स गाउट. सिम्टम्स लगेंगे कि ये गाउट है लेकिन वो होता नहीं है. द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सूडो गाउट आर सिमिलर टू गाउट, बट दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स. अगर जॉइंट्स में यूरेट क्रिस्टल्स जो थे वो अगर डिपॉजिट हो रहे थे तो हमारा वो तो गाउट था. लेकिन सूडो गाउट में क्या होता है कि कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं जॉइंट्स में. साथ ही साथ फर्दर सीरम यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन इज नॉर्मल इन सूडो गाउट. सूडो गाउट में यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नहीं जाता है सीरम में, लेकिन हमारा गाउट के केस में हो जाता है. नेक्स्ट है लेश नायान सिंड्रोम. दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ HGPRT एन एंजाइम ऑफ प्यूरिन सैल्वेज पाथवे. It is a sex-linked metabolic disorder since the structural gene for HGPRT is located on the X chromosome. It affects only the males and is characterized by excessive urine production, often gouty arthritis. And neurological abnormalities such as mental retardation, aggressive behavior and learning disability, etc. नेक्स्ट है हाइपोयूरिसीमिया की बात करते हैं. डिक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल इन द सीरम दैट इज लेस देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रिप्रेजेंट्स हाइपोयूरिसीमिया. दिस इज एसोसिएटेड विथ रेयर जेनेटिक डिफेक्ट इन द एंजाइम xanthine oxidase. तो xanthine oxidase जो है हाइपोयूरिसीमिया के केसेस में इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है. चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है अभी, ये लेक्चर कंप्लीट होता है. अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पायरिमिडीन का सिंथेसिस देखेंगे. ओके, थैंक यू.